नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने एक बयान दिया कल कलबुर्गी में एक चुनावी रैली थी। उसमें उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर काफ़ी सियासत हुई और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को इसको लेकर सफाई भी देनी पड़ी। लेकिन उसके बाद आज क्या हुआ है, आज बीजेपी के एक विधायक ने वैसा ही कुछ बयान दिया है, वो सोनिया गांधी को लेकर दिया है। तो ये क्या हो रहा है, चुनाव में अब ऐसे बयानों की बाढ़ आने लगी है, इसकी क्या वजह है? और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री होने वाली है कर्नाटक में, वो ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। तो कर्नाटक का माहौल सज चुका है पूरी तरीके से, वहां क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं अगले दिनों, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है, इन चुनाव में एंट्री हो रही है, और दूसरा ये कि इस तरह के बयानों की बाढ़ आ गई है। पहले कांग्रेस पर आरोप लग रहा था कि वो जानबूझकर दे रहे हैं, अब बीजेपी की तरफ से भी ऐसे बयान आ रहे हैं। तो क्या मुद्दे को डाइवर्ट कर देने की कोशिश है इन बयानों के जरिए? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अगर हमले होंगे तो बातें उन्हीं पर होंगी, बाकी सारे मुद्दे गौड़ हो जाएंगे। देखिए, कर्नाटक चुनाव प्रचार अपने फाइनल राउंड में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री शनिवार से फिजिकल रैली और रोड शो करते हुए राज्य के 18 जिलों में 7 तारीख तक नजर आने वाले हैं और करीब 160 विधानसभा हैं जिनको वो प्रभावित करेंगे अपनी रैलियों से, और 224 की हाउस है। तो ये समझिए कि वो लगभग 2/3 सीटों पर असर अपना डालेंगे अपनी रैलियों और रोड शो के माध्यम से। और ये जो फाइनल राउंड शुरू होने वाला है, इसके ठीक पहले खड़गे जी का बयान आ गया। तो खड़गे जी का बयान जैसे ही आया, कम से कम दर्जन भर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ मैदान में उतरे और उन्होंने कहा कि ये बात अशोभनीय है, अशोभनीय थी, इसीलिए खड़गे जी ने खुद इस बयान से अपने आप को पीछे खींचा। उन्होंने खेद भी जताया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को लेकर काफी नाराज होंगे अपने एक सहयोगी से। कोपल में जो बयान दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बसवगौड़ा पाटिल यत्नाल, उन्होंने जो बात कही, वो बात प्रधानमंत्री को खड़गे जी द्वारा कही गई बातों के वजन को हल्का कर देती है। और एक तरफ जहरीला सांप, दूसरी तरफ विषकन्या। तो फिर अगर इस तरह से हो गया तो ये जो एडवांटेज मिलने वाला था जहरीला सांप वाले बयान का, उसको तो हल्का कर दिया इन विधायक महोदय ने। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो बयानों को अगर समेटने की कोशिश आप करेंगे तो जाहिर है कि मुद्दे कहां जाएंगे। क्योंकि आज मैंने देखा दोनों दल दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंच गए। चुनाव आयोग में शिकायत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई खड़गे जी की और कांग्रेस की तरफ से की गई अमित शाह की। अमित शाह जी ने पिछले दिनों अपने एक सभा में कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती है तो दंगे हो सकते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस अपनाती है। तो ऐसे लोगों को प्रचार का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस शिकायत के साथ कांग्रेस पहुंच गई। अब देखिए, खड़गे जी का बयान, अमित शाह जी का बयान, ये बसवगौड़ा पाटिल यत्नाल जी का बयान, ये बयान कुछ ऐसे हैं जो जनता के मुद्दे से बिल्कुल परे हैं। और ऐसे में ये आकलन आपका सटीक है कि कर्नाटक जैसे बड़े राज्य जिसके सामने बहुत समस्याएं हैं, उनको एड्रेस करने के बजाय ऐसा लग रहा है कि चुनाव अब बयानबाजी, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी, उस राउंड में प्रवेश कर गया है। प्रधानमंत्री की एंट्री हो रही है। अब प्रधानमंत्री इन बयानों से इतर कुछ नई लकीर खींचते हैं या फिर ये जो जारी है बहस, इसी बहस में वो भी कुछ आहुति दे देते हैं। देखना ये होगा।
क्योंकि 10 दिन के करीब बचा है। अब इन 10 दिनों में बहुत कुछ चेंज होता हुआ, बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हुई, बहुत सारे बयान इस तरह के हम शायद देखें और कई नई चीज़ें भी देखें। हालांकि मुद्दों की बात करें तो अभी तक का जो पूरा सिनेरियो रहा है उसमें मुद्दे भ्रष्टाचार या फिर तमाम योजनाएं जो लेकर कांग्रेस आई है वो अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी एक लग रही थी कि अभी बैकफुट पर है, लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और वो जब आते हैं तो एक करिश्माई वहाँ पर माहौल बनता है जहाँ भी वो जाते हैं। तो क्या अब इन 10 दिनों का आकलन आपका अभी से क्या कह रहा है कि क्या रहने वाला है अभी तक का जो रहा है उसकी अपेक्षा इन 10 दिनों में? देखिए, प्रधानमंत्री जब आते हैं तो अपने साथ कौन कौन से फैक्टर्स लाते हैं, ये सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं है। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री कहीं भी जब प्रचार करने पहुंचते हैं तो कौन से 2-3 फैक्टर उनके साथ पहुंचते हैं। वो जब पहुंचते हैं तो ये बात पहुंचती है कि एक ऐसी सरकार के वो मुखिया हैं पिछले 8-9 सालों में जिस पर किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, और सामने वो लेते हैं विपक्ष को जो इस वक्त तमाम ईडी और सीबीआई के दायरे में है भ्रष्टाचार के सवाल पर ये हर जगह तो काम करता है, कर्नाटक में काम करेगा क्या? क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री पर तो पेसीएम का आरोप लगा हुआ है। हाँ, 40% कमीशन लेने का आरोप लग गया है वहां की सरकार पर। वहां के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने लगाया है कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट 40% जब तक आप दे नहीं देंगे तब तक मिलेगा ही नहीं। तो भ्रष्टाचार वाला जो एंगल है प्रधानमंत्री के आने के साथ, जो ये एक फायदा होता है जिसे वोट जुड़ते हैं आम आदमी के, वो तो कमजोर हो जाता है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री के ही ऊपर आरोप लगा हुआ है। राजनाथ सिंह बहुत कोशिश कर रहे थे, मैंने सुना अपने भाषणों में, कि यूपीए वाले भ्रष्टाचारी हैं। कहने का मतलब हम नहीं हैं, कहने का मतलब ये भी कि हमारी शर्ट कम गंदी हो सकती है लेकिन सामने वाले की बहुत ज्यादा गंदी है, तो उनको मत चुनिए। और दूसरा, एक ऐसे सेशन के बाद, बजट सत्र के बाद, संसद के सत्र के बाद ये चुनाव हो रहे हैं जहां मुद्दा ही भ्रष्टाचार रहा और विपक्ष ने लगातार सरकार को इसी सवाल पर घेरने की कोशिश की। तो ये चुनावी मुद्दा बनकर प्रधानमंत्री के काम आएगा ये नहीं है, या ये इसकी ताकत कमती है। अब दूसरे एंगल पे आइए, जो प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो ये फैक्टर भी पहुंचता है। पहला तो भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया है, ये बात पहुंचती है और इससे लोग जुड़ते हैं, जो वहां जाकर के कमजोर पड़ता है। दूसरा पहुंचता है विकास, विकास का सवाल। देखिए, बहुत से लोग हैं देश में जो प्रधानमंत्री को विकास के सवाल पर वोट देते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में कि बहुत से काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं, योजनाएं मिल रही हैं, तो क्यों ना हम वोट दें। अब ये प्रश्न जो है ये कर्नाटक में लागू होता है क्या? क्योंकि विकास और उसकी कहानी बेंगलोर से ही उसकी कमी दिखनी शुरू हो जाती है जब आप वहां के जाम में फंसते हैं। अक्सर जिक्र होता है, अक्सर जिक्र होता है। तो विकास की कौन सी गाथा है? जाम तो हटाया जा सकता है, क्योंकि वाराणसी अगर आप जाएं तो अपेक्षाकृत अब कम जाम में फंसते हैं लोग। वाराणसी जैसा जाम तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं लगा करता था। मैं 20-22 साल पहले वहाँ के स्थानीय रिपोर्टर के रूप में काम किया करता था, और कहीं भी जाने के पहले छोटी सी अवधि पूरी करने के लिए आप किसी सवारी से बेहतर पैदल जाना सुगम समझते थे। इसीलिए आप बनारस में पाएंगे सब लोग पैदल खूब चलते रहते हैं, क्योंकि रिक्शे से तो आप कतई जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, अपनी सवारी से तो नहीं पहुंच पाएंगे, पैदल चलना वहाँ ज़्यादा मुफीद होता था। लेकिन आज की तारीख में बनारस में कोशिश की गई अगर तो हुआ, ऐसी कोशिश बेंगलोर में क्यों नहीं हो रही है? कई बार सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनी हैं वहाँ पर, और कांग्रेस की भी बनी है, तो वो तो हुआ नहीं है। और बेंगलोर अपने आप में एक हाईटेक सिटी, बेंगलोर ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। मुंबई के बाद मैं तो उसे आर्थिक राजधानी कहता हूँ। बिल्कुल, जितनी कंपनियां वहाँ हैं और रोजगार का जितना सृजन किया है उस शहर ने खास तौर पर, और वो शहर जो सबको अपनाता है,
कई आपके और हमारे जानने वाले हैं जो वहाँ रहते हैं, बस चुके हैं, तो वहीं से आपको कमी दिखनी शुरू हो जाती है विकास के सवाल पर। बोम्मई साहब आए तो उन्होंने क्या वो पहचान बना ली जो येदियुरप्पा की थी? येदियुरप्पा को पहचानता है पूरा कर्नाटक या बोम्मई को? और भारतीय जनता पार्टी वाले भी कहते हैं कि ये क्या सवाल है। जाहिर है कि वो येदियुरप्पा को पहचानता है। बोम्मई को तो चेहरा भी नहीं बनाया गया है इस बार। अगर उन्होंने कुछ काम ऐसा कर दिया होता तो जाहिर है कि उनको बनाते बोले हमारे ये अगले चीफ मिनिस्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसमें गुरेज नहीं होता, कई जगहों पर वो बोलती है और उन्हें फिर सीएम बनाती भी है। सही बात है। हार जाते हैं चुनाव तो भी बना देती है उत्तराखंड। तो प्रश्न तो ये है कि वहां पर बोम्मई उतने बड़े चेहरे नहीं हैं, और सीएम का चेहरा तभी बड़ा चेहरा होता है जब विकास के नाम पर उसका एक स्थानीय समर्थन होता है, तभी जाकर के उसका एक चेहरा तैयार होता है। बिल्कुल। बोम्मई साहब यहाँ पर नहीं है। वो वहाँ यहाँ तो येदियुरप्पा थे जिन्हें हटा दिया गया था। और तीसरी बात जो सबसे अहम है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री जब वहाँ उतरेंगे तो कांग्रेस पर निशाना साधना है, ये तो तय है। जेडीएस पर निशाना साधना है, ये तो तय है। लेकिन उसके पहले ये जो अपनों की बगावत हो गई है, इनसे भी तो जूझना है। क्योंकि अगर जगदीश शेट्टार के साथ कोई घूम रहा है आज की तारीख में, तो वो केवल कांग्रेसी तो है नहीं, उनकी अपनी टीम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सदस्य वो घूम रहे हैं। हुबली धारवाड़ में प्रधानमंत्री की सभाएं नहीं लगाई गई। आपको आश्चर्य होगा जानकर, प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे हैं, उस जगह पर नहीं जा रहे हैं जहां से इस बगावत के सबसे बड़े चेहरे जगदीश शेट्टार चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इस बार प्रधानमंत्री का कैंपेन, यूँ कहते हैं ना कि जो बॉक्सर रिंग में उतर रहा है, आपने उसका एक हाथ बांध दिया है क्या? और प्रधानमंत्री के पास इन चुनावों में जाकर वही मुद्दे दोहराए जाएंगे जो पहले से ही चुनाव में दोहराए जाते रहे हैं कि देखिए हमने राशन दे दिया, देखिए हमने उज्ज्वला दे दिया, देखिए हमने शौचालय दे दिया, वही मुद्दे। लेकिन उनकी काट भी स्थानीय तौर पर कांग्रेस ने निकाल रखी है। जो 5 योजनाएं जिनका हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो युवाओं को, महिलाओं को और घर के बजट को, हर किसी को साध रही हैं। तो मुश्किल तो है इस बार, और ये देखना दिलचस्प रहेगा कि प्रधानमंत्री के पास मुद्दे क्या बचते हैं बोलने के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र करते हैं तो वहां पर भी कांग्रेस ने घेरा है। संसद में जिस तरह से अडानी मामले को लेकर और तमाम जो हंगामा हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी, दोनों जगह पर कांग्रेस ने अपनी जो एक मौजूदगी है वो दर्ज कराई है और घेरने की पूरी कोशिश की है। हाँ, पर प्रधानमंत्री ने उसका जवाब कल जब वो बूथ महासम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को, उस वक्त उन्होंने उसको काउंटर किया। ये जो गृह लक्ष्मी योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, सिलेंडर योजना, फ्री बिजली योजना, ये तमाम जो योजनाएं थी जो कांग्रेस की काफ़ी खासी पॉपुलर भी हो रही हैं वहाँ पर, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ राज्य हैं जो रेवड़ियाँ बांटते हैं, वो चिंता नहीं करते हैं कि विकास कैसे होगा। उन्हें बस ये लगता है कि कुछ भी वादा कर दो, वित्तीय स्थिति राज्य की है या नहीं है, पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एक लंबी दूरी तक जो नीति चले वो नहीं बना पाते हैं। ये बात उन्होंने कही, और इससे पता लगता है कि जब ये योजनाओं की बात कांग्रेस करेगी अगले 10-12 दिनों में, तो प्रधानमंत्री क्या बोलने जा रहे हैं, क्योंकि वो रेवड़ियों के खिलाफ हैं। कांग्रेस भी कहती है कि आप दें तो योजना और हम दें तो रेवड़ी। अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि आप 2000 रुपए हर 3 महीने पे गिराते हैं किसानों को, तो आपकी योजना है, और हम कुछ अगर देने लगें तो हम तो आप रेवड़ी कह देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के बयान का कोई काट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह से हमला करेंगे। लेकिन ये भी बहुत मजबूत है क्या, ये भी वहाँ तस्वीर बदल देगा क्या, अभी इस बारे में निश्चित नहीं, क्योंकि रेवड़ी की भी बात करते हैं तो रेवड़ी की भी बात बहुत पहले से होती आई है।
कोई ऐसी बात नहीं है जो नई करेंगे या फिर नया ऐसा कुछ उनके पास मुद्दा हो जिसको लेकर बोलेंगे। हालांकि लग रहा था कि खड़गे जी ने जो बोला उसके बाद वो घिर जाएगी, कांग्रेस घिर जाएगी, और इसमें उसके बाद बीजेपी के जो विधायक थे उन्होंने खुद ही उसको हल्का कर दिया। हाँ, जिक्र किया। देखिए, एक तो ये है कि व्यक्तिगत हमले पर प्रधानमंत्री बोलेंगे, और चूंकि हर व्यक्तिगत हमले का सियासी लाभ उनको मिला है, वो बोलेंगे इस बात को, चाहे वो मौत का सौदागर हो, चाहे वो चौकीदार चोर हो, चाहे वो चाय वाला हो। जब भी उन्हें बोला गया नीच राजनीति करने वाला, जो प्रियंका गांधी ने कह दिया था, तो ये सब में उन्हें फ़ायदा हुआ है, तो वो कहेंगे कि मैं एक गरीब का, पिछड़े समाज से आने वाला और मैं यहाँ तक आया हूँ। तो ये भावनात्मक कॉर्ड टच करता है बहुत से लोगों को, तो शायद इस बात को तो वो कहेंगे ही कहेंगे। पर मैं देखता हूँ कभी कभी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अब आज ही मैं पढ़ रहा था ओल्ड पेंशन स्कीम। अब ये मुद्दा बड़ा अहम मुद्दा हो गया हर चुनाव में, हर चुनाव में ये अहम मुद्दा है। और पिछले दिनों बोमाई साहब ने एक कमेटी बना करके राजस्थान भेजी थी स्टडी करने के लिए, क्योंकि वहाँ कर्मचारी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें दीजिए। वो पिछले दिनों वो धरने पे बैठे हुए बिल्कुल। अब ये मुद्दा तो यूं ही रह गया और चुनाव आ गए। कर्मचारी जो हैं वो 8-10 लाख कर्मचारी, बड़ा राज्य है और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनके अपने 3-4 डिपेंडेंट, 40-50 लाख वोट होते हैं ये। तो अगर ये कर्मचारी नाराज हो जाएं अंदर अंदर, जैसा कि हिमाचल में हो गया, तो इसका क्या होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को फेस करना। और शायद यही वजह है कि इस बार के बजट सत्र में यह घोषणा कर दी गई है कि एक नई कमेटी बनाई है केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, जो मौजूदा पेंशन स्कीम को आकलन करेगी और देखेगी कि इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। लेकिन उधर कांग्रेस कह रही है कि देखिए आप छत्तीसगढ़, देखिए आप राजस्थान, देखिए आप हिमाचल प्रदेश, हम आपको आते ही पुरानी पेंशन योजना दे देंगे। उदाहरण सामने रखा है, उदाहरण सामने भी रखा हुआ है राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल का। तो अब ये सब ऐसी योजनाएं हैं जहां भावनात्मक मुद्दे जो हैं वो थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं। तो मैंने जब ये सुना गृह मंत्री को बोलते हुए कि अगर कांग्रेस आई तो दंगे हो जाएंगे, हाँ। मुझे ऐसा लगा कि क्या ये मुद्दे कमज़ोर पड़ रहे हैं, इसीलिए कुछ इस तरह की बातें बोली जा रही हैं। क्या ये फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति का एक कहीं वेग सा कोई अटेम्प्ट तो नहीं है? क्या वो जो एक कोशिश थी रिजर्वेशन वाली कि मुस्लिम समुदाय से लेकर के वोका लीगा और लिंगायत में, उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो फंस सा गया है, तो वो काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है इस बार मुद्दों का अभाव जैसा भारतीय जनता पार्टी के पास। वो टीपू सुल्तान और उनका जिक्र किया था हमने, हिजाब का, और वो नहीं आ रहे। क्या वो फिर से बैकफायर तो नहीं करेंगे? वो फिर से तो नहीं आने वाले हैं? देखिए, अब 10-12 दिन रह गए हैं। इन मुद्दों को अगर अभी हवा दिया गया तो ये बैकफायर करेगा, क्योंकि ये मुद्दे जहां उपयोगी होते हैं, कोस्टल कर्नाटक में, वहां पहले ही से बीजेपी बहुत मजबूत है, वहां इनको बोल करके मजबूत करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो चिकमगलूर हो, चाहे वो उत्तर कन्नड़ा हो, चाहे वो मैंगलोर हो, वहाँ पहले ही से बना हुआ है और पीएफआई का इलाका है ये। और गृह मंत्री बोल चुके हैं कि पीएफआई को हमने बैन किया और हमने उसके ऊपर एक्शन लिया। केसेस तो उठा दिया था कांग्रेस की सरकार ने, तो ऑलरेडी पहले से वो है, इसीलिए इन मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है। पर फिर किन मुद्दों को उठाया जाएगा ये देखना है जब प्रधानमंत्री शनिवार से वहां अपनी यात्रा शुरू कर। चलिए, मतलब कि इंटरेस्टिंग रहने वाला है अगले 10 दिनों में जो प्रचार प्रसार होगा वो, क्योंकि प्रधानमंत्री भी उतर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ से भी बाकी लोग उतरेंगे, अपने बयान देंगे, और बहुत सारी बयानबाजी के बीच में बहुत ही दिलचस्प रहेगा ये देखना कि 10 तारीख को जनता किसे चुनती है और 13 तारीख को इसका फैसला हम सबके सामने होगा। आप क्या सोच रहे हैं अपने कमेंट करके बताइए। क्या है मुद्दा कर्नाटक का? बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए